तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स आर्मी चैनल। तो आज हम देखेंगे दो स्तंभीय रोकड़ बही। तो लास्ट अगर आपने शॉर्ट नहीं देखा है एक स्तंभीय रोकड़ बही का, तो जाके देखिए आएगा। और अब हम लेके आ चुके हैं दो स्तंभीय रोकड़ बही और इसका नमूना भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं दो स्तंभीय रोकड़ बही की परिभाषा। तो दो स्तंभीय रोकड़ बही में प्रत्येक पक्ष में धनराशि के दो दो स्तंभ होते हैं। मतलब एक कैश का होता है और एक बैंक का होता है। जैसे आपने लास्ट में सिंगल कॉलम कैश बुक देखी थी, तो उसमें खाली कैश का था, इसमें कैश के साथ साथ बैंक का भी कॉलम होता है। तो एक स्तंभ नगद लेन देनों का लेखांकन करने और दूसरा बैंक का लेखांकन करने के लिए होता है। वर्तमान व्यवसाय परिदृश्य में अधिकतर लेन देन बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। जैसे आप आजकल आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पेमेंट जो होते हैं वो कैश में नहीं, चेक में होते हैं, मतलब बैंक के माध्यम से होते हैं। तो इसलिए दो स्तंभीय रोकड़ बही बनाई जाती है। तो दो स्तंभीय रोकड़ बही बनाने का विशेष लाभ यह है कि इसमें रोकड़ एवं बैंक दोनों के स्तंभ हैं जो रोकड़ खाता और बैंक खाता का काम करते हैं। और खाता बही में रोकड़ एवं बैंक खाता का बैंक का खाता खोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है, तो व्यवसायी लेन देन करने हेतु चालू खाता खोलते हैं। व्यवसाय लेन देन करने हेतु चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में जमा राशि पर सामान्यतः बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दी जाती और सेवाएं प्रदान करने के बदले व्यापारी से शुल्क प्राप्त करता है। अर्थात तो जो हम करंट अकाउंट खोलते हैं अपना बैंक में फॉर अपने व्यवसाय के लिए, बड़े बड़े पेमेंट करने के लिए, तो उसमें बैंक की तरफ से हमें कोई भी ब्याज किसी भी तरह की नहीं दी जाती, बल्कि हमसे और पैसे वसूल लिए जाते हैं उसके सेवाएं प्रदान करने के बदले, जिसे बैंक शुल्क या प्रभार कहते हैं। तो आप बैंक शुल्क या प्रभार, बैंक प्रभार का भी मतलब समझ गए होंगे। तो बैंक खाताधारक को धन निकालने हेतु चेक जारी किया जाता है। चेक के द्वारा किसी व्यक्ति या व्यापार को भुगतान भी किया जाता है। चेक के प्रारूप आगे दिया गया है। जिस व्यक्ति को भुगतान करना होता है, चेक के पे टू के आगे बने खाली स्थान पर उसका नाम लिख दिया जाता है। चेक द्वारा कहाँ गया, चेक पर धारक शब्द भी छपा होता है, जिसका अर्थ है कि भुगतान हेतु जिस व्यक्ति का नाम चेक पर लिखा गया है उसे भुगतान किया जाए। या चेक के धारक को, यदि धारक शब्द को काट दिया जाए तो उसका अर्थ है कि इसका भुगतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसका नाम चेक पर लिखा गया है, या समुचित छानबीन के बाद उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को। तो चेक का रेखांकन भी किया जा सकता है। रेखांकित चेक का भुगतान बैंक द्वारा नकद नहीं किया जाता, बल्कि इसका भुगतान पाने वाले खाते में धनराशि जमा करके किया जाता है। चेक का रेखांकन करने के लिए चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। आइए इसका अब आपको प्रारूप दिखाते हैं। एक सेकंड। तो ये होता है चेक का प्रारूप। तो इसमें सबसे पहले बैंक का नाम होता है, उसके बाद आपको लिखनी होती है इसकी डेट, यहाँ पे भरने होते हैं आपको रुपीज़, ठीक है। और यहाँ भरने होते हैं गणित में और यहाँ भरने होते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये खाता संख्या यहाँ पे लिखनी होती है, यहाँ पे करने होते हैं आपको साइन। तो आशा करता हूँ आप समझ ही होंगे। तो और इसके बाद आता है रेखांकन। तो रेखांकन का प्रारूप है ये, यहाँ लिखा आता है कंपनी का नाम, यहाँ आता है नॉन नेग्लिजिबल, यहाँ आता है अकाउंट पेबल ओनली, और यहाँ आता है स्टेट बैंक का नाम, जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं वो, ठीक है। तो ये था बैंक का वो चेक रेखांकन का प्रारूप, और ये वाला था चेक का प्रारूप, ठीक है। तो जैसा कि रेखांकन के प्रारूप से स्पष्ट है कि यदि किसी चेक पर अकाउंट पेबल ओनली लिखकर रेखांकित किया गया है तो चेक में लिखी राशि को केवल उसी व्यक्ति के खाते में जमा किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट पे बी ओनली, तो ये इसी के खाते में लिया जाएगा पैसा, उसका चेक उसी व्यक्ति के खाते में जमा किया जाएगा जिसका नाम चेक पर लिखा गया है। जब दो समांतर रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है तो यह विशिष्ट लेखांकन कहा जाता है कि ऐसे चेक का भुगतान उसी व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा जिस बैंक का नाम रेखांकन में लिख गया है। तो जैसे कि यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और शाखा का नाम भी लिखा हुआ है न्यू दिल्ली, तो जो बैंक यहाँ लिखा हुआ होगा उसी में आपका भुगतान होगा। यदि रेखांकन में केवल दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं और अकाउंट पे भी ओनली नहीं लिखा जाता है तो चेक का हस्तांतरण भुगतान प्राप्तकर्ता या आहर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भी किया जा सकता है। तो अगर वहाँ अकाउंट पे भी ओनली नहीं लिखा गया है, वहाँ किसी का नाम नहीं लिखा गया है, तो ये भुगतान प्राप्तकर्ता या आहर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भी किया जाता है। एक धारक चेक का भुगतान बैंक के रोकड़ काउंटर पर प्रस्तुत करके प्राप्त कर सकता है, चेक जमा करके कर सकता है। यह एक आदेशित चेक का भुगतान बेचान एवं प्रस्तुतिकरण करने पर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आज आपकी वीडियो पसंद आई होगी आपको। और दो स्तंभीय रोकड़ बही में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा या वीडियो को एक बार शुरू से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लेके आएंगे इसी के आगे का हिस्सा। ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें टाइम लगेगा इसको बनाने में, 2-3 पार्ट में होगा ये। तो ये था पार्ट 1। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।